हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयुक्त सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाणभट्ट के हर्षचरित के बारे में गलत है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने उसकी जीवनी हर्षचरित नाम से लिखी है संस्कृत भाषा में। और हर्षचरित टोटल हमारी 8 अध्यायों में बटी हुई है। हर्षचरित में क्या है, टोटल 8 अध्याय हैं, जिसमें शुरू के 3 अध्याय लेखक ने अपने आप को समर्पित किया है और आखिरी के 5 अध्याय राजा को समर्पित किया है हमारा। इसका पहला अध्याय स्वयं लेखक के जीवन और परिवार को समर्पित है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। पंचम अध्याय में हर्षवर्धन के पूर्वजों का वर्णन मिलता है, तो ये बात हो गई गलत। पंचम अध्याय में महान राजा की मृत्यु इत्यादि का वर्णन मिलता है, तो पंचम अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों का वर्णन नहीं है। छठा और सातवां अध्याय हर्षवर्धन के युद्धों और विजय से जुड़ा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अंतिम अध्याय जो है वो विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का विवरण दिया गया इसमें, तो ये भाग भी हमारा ठीक है टोटल। ठीक है ना। इसके अलावा 1897 में एडवर्ड बाइल्स कोवेल और फ्रेडरिक विलियम थॉमस द्वारा, है ना, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था। ठीक है ना। और तो टोटल 8 अध्याय में बटी है। अध्याय नंबर 1 में वात्स्यायन जाति का वर्णन मिलता है। अध्याय नंबर 2 राजा की यात्रा के बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 3 में राजा के वंश आदि का वर्णन किया गया है। 4 में सम्राट के जन्म का विवरण दिया गया है। अध्याय 5 में महान राजा की मृत्यु के बारे में बताया गया है। बाकी 6 में राजा की प्रतिज्ञा, है ना, युद्ध विजय, ये सब बताए गए हैं 6 और 7 में हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा क्या? इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्रीपर विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये क्या था हमारा? विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस था, तो ये पहला बात बिल्कुल ठीक है हमारा। जबकि आर्ची विश्व का पहला सर्च इंजन था, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। 1990 में कनाडा के, ठीक है ना, एक व्यक्ति थे एलन एमटेज। एलन एमटेज द्वारा दुनिया का पहला सर्च इंजन बनाया गया था। तो अगर पूछेगा दुनिया का पहला सर्च इंजन बनाया गया था कब, तो आप बताओगे 1990 में एलन एमटेज द्वारा बनाया गया था। तो क्रीपर क्या है? दुनिया का पहला वायरस है हमारा। ठीक है ना। 1971 में बॉब थॉमस द्वारा क्रीपर वायरस को बनाया गया था। बॉब थॉमस द्वारा क्रीपर वायरस को बनाया गया था। अगर पूछेगा भारत का पहला वैश्विक कंप्यूटर वायरस कौन है, तो भारत का पहला वैश्विक कंप्यूटर वायरस का नाम है जोशी वायरस। ये भारत का पहला कंप्यूटर वायरस जो है माना जाता है। एक बात ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना। और ब्रेन है जो, एक है ब्रेन वायरस, ये निजी कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। ब्रेन क्या है? निजी कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। फिर दिया गया दीपा, वेवर और दहिया, ये एमपी में स्थानांतरित खेती के नाम है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित या झूम खेती को क्या कहा जाता है? दीपर, दीपा, वेवर, दहिया, ये नाम से जाना जाता है। पोडू आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित खेती का नाम है। पोडू क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित खेती का एक नाम है। बत्रा, ये जो बत्रा नाम की झूम खेती है, ये होती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ना कि आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है, ना कि आंध्र प्रदेश में होती है। तो आपका डी वाला विकल्प हो जाएगा क्या? डी वाला विकल्प हो जाएगा गलत हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो गार्टनर बहुत ने ई गवर्नेंस के 4 चरण दिए हैं। इसको जो है कहते क्या है? सूचना, बातचीत, है ना, लेन देन और परिवर्तन। सूचना, बातचीत, लेन देन, परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए। फिर दिया गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल पेड़ा, चिरई गांव का करौंदा, चिरई गांव का करौंदा, म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग,
पूछा गया है क्या ये जीआई टैग हमारे सभी जीआई टैग हमारे बनारस के हैं? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पहला वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है हमारा। तो बनारस के अगर जीआई टैग पूछेगा, बनारस के अगर एक बात और रखेगा, देश का सबसे ज्यादा है ना जीआई टैग वाला शहर भी कौन बन गया है? बनारस। और देश का सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य भी यूपी बन गया है नंबर 1 पर। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक को बताता है। ये किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता को बताता है, उच्च गुणवत्ता का द्योतक है। और जीआई टैग अधिनियम 1999 आया था। और जीआई टैग है ना 1999 अधिनियम के तहत 10 साल के लिए किसी वस्तु को दिया जाता है। और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। पहला जीआई टैग ये किसको दिया गया था? पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, पहला जीआई टैग दिया गया था हमारा। तो लाल पेड़ा, इसके अलावा लाल मिर्चा, चिरई गांव को करौंदा, म्यूरल पेंटिंग, रामनगर का भंटा, रामनगर का भंटा है ना, और ठंडाई, ये सब जीआई टैग जो मिले भी हाल ही में, ये कहाँ पर मिले हमारे? ये बनारस को मिले हैं। ये सारे जो है बनारस के जीआई टैग माने जाते हैं हमारे। तो ये आपको याद रखना है बात हमारी। तो चाहे लाल पेड़ा कह दे, चाहे लाल भरवा मिर्चा कह दे, चाहे चिरई गांव को करौंदा कह दे, चाहे म्यूरल पेंटिंग कह ले, चाहे आपका जूट उत्पाद कह दे, चाहे आपका क्या कह दे, जूट उत्पाद कह दे, इन सभी मामलों में है ना आपका बनारस आगे होगा। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का प्रतिशत 0.045% है, गलत। यह 0.025%, 0.025% है हमारा। अच्छा एक बात और, बनारस का जो धातु ढलाई शिल्प है, बनारस के धातु ढलाई शिल्प को भी दिया गया है हमारा, ठीक है ना जीआई टैग। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस द्वारा की गई थी। अब जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, इनकी खोज क्या विक्टर हेस द्वारा की गई थी? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मांड की किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाले कणों से मिलकर बनती है ना, वही है कॉस्मिक रेज हमारी, ब्रह्मांडी किरणें। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1912 में गुब्बारे के प्रयोग के माध्यम से विक्टर हेस ने किया था, जिसके लिए उनको 1936 में भौतिकी का नोबेल भी मिला था विक्टर हेस को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बिच्छू बूटी, इसको बोलते हैं नेटल का वृक्ष, नेटल की पत्तियों द्वारा साबित होता है ना, जो बिच्छू की दवा भी है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कौन सा? मेथेनोइक एसिड हमारा। मेथेनोइक एसिड जो होता है हमारा, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है बिच्छू के डंग में, इसके अलावा नेटल की पत्तियों में, इसके अलावा चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल होता है। सूत्र क्या होता है मेथेनोइक अम्ल को? ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। सूत्र क्या होता है इसका? HC OH, HC OH, ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है हमारा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि यहाँ पर संयुक्त सत्र होना चाहिए। यानी कि विशेष अभिभाषण क्या है? विशेष अभिभाषण जो होता है ये मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल की भावी योजनाएं क्या क्या होंगी अगले 5 सालों में, है ना, उसी को बोलते हैं अभिभाषण। यानी कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये बात ठीक है। और विशेष अभिभाषण कब होगा? विशेष अभिभाषण तो जब भी चुनाव होगा, आम सभा लोकसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा चुनाव के पहले सत्र और हर साल का पहला सत्र जो होगा उसके आरंभ में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। ज्वाइंट सेशन, यहाँ पर बैठक ज्वाइंट सेशन होना चाहिए, संयुक्त सत्र आर्टिकल नंबर 85 के तहत। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 85 में गलत। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका आपको वर्णन मिलता है अनुच्छेद नंबर 87 में। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद नंबर 87 मिलता है। तो अनुच्छेद नंबर 87 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र का उद्घाटन करना आवश्यक है ना, और विशेष अभिभाषण की बात भी इसी में की गई है। ठीक है।
तो बात ये भी आपको याद रखने वाली है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक बात लिखी गई है क्या, अनुच्छेद 85 वाली। अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। तो ये अनुच्छेद 85 में ये बात कही गई है हमारी, ये अनुच्छेद 85 में बात कही गई है हमारी। तो ये भी बात याद रखने वाली है। तो अब देखो इसका तीसरा वाला तो गलत है, तो तीसरा गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके मंत्री अरुणासु ने कन्नौज में सत्ता हड़प ली थी। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उनके मंत्री अरुणासु ने कन्नौज में सत्ता हड़प ली थी। बाकी नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से, है ना, हर्ष हार गया था, जिसका वर्णन उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख में किया है। 618 एडी में हारा था ये पुलकेशिन द्वितीय से, और नर्मदा को हर्ष और पुलकेशिन के बीच की सीमा मान लिया गया था। बाकी इसके दरबार में मयूर रहते थे जिन्होंने सूर्य शतक लिखा है, मातंग रहते थे, बाणभट्ट रहते थे, हरिदत्त रहते थे, जयसेन भी रहते थे, दिवाकर मित्र भी रहते थे, भरतहरि भी रहते थे। राजश्री के जब पति की हत्या कर दी गई थी तो राजश्री विंध्य के जंगलों में चली गई थी, तो विंध्य के जंगलों में, है ना, आत्मदाह करने से किसने रोका था? हर्षवर्धन। और उसके साथी कौन थे? दिवाकर मित्र। साथी कौन थे? दिवाकर मित्र। हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं संस्कृत में, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागण। यही बात बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन जो था हमारा, इसके काल में 643 एडी में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अच्छा माना था। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? इसमें अध्यक्षता की थी ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन साम्राज्य का केंद्र बिंदु स्वयं होता था। इसके अलावा इसने महाराजा धीराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी उपाधियां भी धारण की थी इसी ने हमारा। और हर्षवर्धन के साम्राज्य में कश्मीर को छोड़ करके लगभग लगभग क्षेत्र शामिल थे। और गौड़ वंश के राजा जिनका नाम बर्मन से मित्रता कर ली थी और शशांक को मार दिया था, ठीक है ना। हालांकि मारा था कि नहीं मारा था इसके बारे में संशय है। ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष, या जो पीपल का वृक्ष था इसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको उसने कटवा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया था। कटवा करके कहाँ फेंकवा दिया था? गंगा नदी में फेंकवा दिया था। इसके अलावा जो हमारा हर्षवर्धन है, इसके पास एक विशाल सेना भी होती थी। लगभग 60,000 इसकी सेना में संख्या होती थी। चतुरंगड़ी सेना होती थी, पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, चारों प्रकार के सैनिक होते थे इसके शासनकाल में हमारा। और बाकी जो हर्षवर्धन था, प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था और बाद में जो है ये महायान शाखा को राजश्री के प्रभाव में आकर के मानने लगा था। और इसने कन्नौज में भद्र विहार नामक एक बड़े ही शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। भद्र विहार नामक शिक्षा केंद्र कन्नौज में हर्षवर्धन ने बसाया था। प्रारंभ में इसकी राजधानी थानेश्वर या थानेश्वर थी हरियाणा में, बाद में इसने राजधानी कन्नौज में बना लिया था, जहां पर महामोक्ष परिषद हर प्रत्येक 5वें साल प्रयाग में जाता था और अपनी सभी वस्तुएं दान करके चलाता था हमारा। कौन? हर्षवर्धन हमारा। इसके अलावा जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा तक माना जाता है, लगभग 7वीं सदी में माना जाता है, ठीक है ना। 7वीं सदी तक इसका शासनकाल जो है माना जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखने वाली है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी है हमारा। और कन्नौज की जनता ने स्वयं हर्षवर्धन को कन्नौज की गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया था, यानी कि निर्वाचित राजा था, एक तरह से कह सकते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित राजा हुआ करता था। कौन? हर्षवर्धन।
वर्धन हमारा। इसके अलावा जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की पत्नी का नाम था दुर्गावती। क्या नाम था? दुर्गावती। इससे 2 पुत्र पैदा हुए थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। तो हर्षवर्धन की पत्नी पत्नी का नाम दुर्गावती था, लेकिन उसके दोनों बेटे भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन की हत्या उसके मंत्री अरुणासु ने कर दिया था। उसके मंत्री अरुणासु द्वारा कर दिया गया था हमारा। ठीक है, तो ये बात हो गई हर्षवर्धन के बारे में। बाकी हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन, और हर्षवर्धन की माता कौन थी? जसोमती। बड़ा भाई का नाम था राज्यवर्धन, और बहन का नाम क्या था? राज्यश्री। ठीक है ना, राज्यश्री थी हमारी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन करेक्ट है हमारे इसके। अगला देखिएगा, मनुस्मृति पर टीकाएं किसने लिखी हैं? मनुस्मृति पर किस किस व्यक्ति ने टीकाएं लिखी हैं, मतलब टीका टिप्पणी की आलो। तो मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी है? एक तो कुल्लुक भट्ट ने लिखा है, मेघातिथि ने लिखा है, मेघातिथि, गोविंदराज, नारायण, राघवनाथ, नंदन आदि लोगों ने लिखा है। तो कुल्लुक भट्ट इंपॉर्टेंट है, मेघातिथि इंपॉर्टेंट है, गोविंदराज इंपॉर्टेंट है, नारायण और राघवनाथ, इन लोगों ने मनुस्मृति पर जो है टीका लिखी थी हमारी। इसके अलावा मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं 6 प्रकार से धन प्राप्त कर सकती हैं, जबकि पुरुष 7 प्रकार से धन प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं जो है प्रेम संकेत के माध्यम से भी धन प्राप्त कर सकती हैं, है ना, प्रेम संकेत के माध्यम से भी धन प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा मनुस्मृति का जो अध्याय नंबर 7 है, मनुस्मृति का अध्याय नंबर 7 राजधर्म का वर्णन करता है। तो राजधर्म का वर्णन मनुस्मृति का कौन सा अध्याय करता है? 7वां अध्याय करता है। और इसी मनुस्मृति में स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, ये बात भी लिखी गई है, स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। अगर पूछेगा स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, ये बात जो है पहली बार हमको कहां पर देखने को मिलती है? तो आंसर आएगा क्या? मनुस्मृति में देखने को मिलती है हमारा। मनुस्मृति एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज था, संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति एक प्रकार का पुराना भारतीय कानूनी दस्तावेज था, पुराना भारतीय कानूनी दस्तावेज था, जो लिखा गया था किसमें? जो लिखा गया था हमारा संस्कृत भाषा में। और मनुस्मृति में एक अविवाहिता और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप जो विवाह होता था, इस विवाह को मानते थे छठा प्रकार। विवाह का कौन सा प्रकार मानते थे? विवाह का छठा प्रकार माना जाता था हमारा। और मनुस्मृति के अनुसार धर्म के टोटल कितने लक्षण हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के टोटल लक्षण हैं, धर्म के टोटल हमारे कितने लक्षण हैं? है हमारा। ठीक है ना। तो एक और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो कहते हैं विलियम जोन्स ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। और मनुस्मृति के अनुसार चांडाल को गांवों के बाहर रहना पड़ता था, फेंके गए बर्तनों का उपयोग करके भोजन करना होता था, और उन्हें उन लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था जिनके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होते थे। ये भी मनुस्मृति के बारे में बताया गया है। तो राजधर्म मनुस्मृति का अध्याय नंबर 7 ये राजधर्म के बारे में चर्चा करता है हमारा। ठीक है ना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है मनुस्मृति के बारे में। और चोरी के लिए जो है सबसे ज्यादा दंड किसको मिलता था मनुस्मृति के अनुसार? सबसे ज्यादा दंड जो है ब्राह्मण को ही मिलता था। ठीक है ना, ब्राह्मण को ही सबसे ज्यादा दंड मिलता था हमारा चोरी करने पर। जो सबसे बड़ा वर्ड था उसी को सबसे ज्यादा दंड भी मिलता था हमारा। ठीक है ना। और इसी में पहली बार अपराध और अपराधी का जिक्र भी मिलता है। मनुस्मृति में ही पहली बार अपराध क्या है और अपराधी कौन होगा इसका जिक्र मिलता है। तो अपराध और अपराधी का जिक्र पहली बार हमको देखने को मिलता है कहां पर? मनुस्मृति में। मतलब कह सकते हैं मनुस्मृति मुख्य रूप से जाति व्यवस्था को स्थापित करना चाहती थी। बाकी इसमें 4 वर्ड अभी बताए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इनके बारे में चीजें बताई गई हमारी। और मनुस्मृति को अंबेडकर साहब ने जला दिया था, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। तो मनुस्मृति को अंबेडकर साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक रूप से जलाया था। तो अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 1927 में किया था 25 दिसंबर 1927 को, और सार्वजनिक रूप से इसको जो है जला दिया था। किसको? मनुस्मृति को हमारा। फिर आता है भारत के राज्यों के वाद वियोगिता
तो भारत के राज्यों की वाद योग्यता ये अनुच्छेद 300 में बताई गई है। अनुच्छेद 301 पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और जो एक 42वां संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है हमारा। ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, जो हुआ था 1973 में। तो 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा जो है ये किया गया था, और लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 545 कर दी गई थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए था 31वां संविधान संशोधन 1973, ये होना चाहिए था हमारा। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।